Hello students, today I'll discuss about some numericals on Gauss law of electrostatics. तो ये जो है वीडियो ये वो वाला वीडियो जो मैंने बनाया था एनडब्ल्यूटी और जेई के लिए, तो उसी का कंटिन्यूशन होगा। ठीक है, ये दूसरा वीडियो होगा, वो वाला पहला वीडियो था। तो वहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस की थी गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में, और गॉस लॉ के बेसिस पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो ये इसी का मतलब कंटिन्यूशन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मैंने कंसीडर किया था, याद है? वहां पे मैंने कहा था कि एक अगर तुम्हारे पास स्फीयर हो तो लेट अस कंसीडर कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसका जो रेडियस है वो आर है और उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसका कोई भी पॉइंट तुम अंदर ले लोगे, कोई भी पॉइंट पी पॉइंट अगर तुम अंदर ले लोगे, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो तुम्हें गॉस लॉ अप्लाई करके निकालना होता है। ठीक है, तो वो तुम एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हो। फिर मैंने इसका पूरा डेरिवेशन मैंने उस वीडियो में बता दिया था, और मैंने बताया कि ये जो आंसर है, मान लो ये पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, तो इसका आंसर होता है रॉ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये वाला पूरा डेरिवेशन मैंने करवा दिया था पिछले वीडियो में, तो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। तो इसी के बेसिस पे एंट्रेंस में आया हुआ कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा सिचुएशन है कि एक कंडक्टर है, सॉरी एक स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और जिसका रेडियस मान लो r1 है। ठीक है, और उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और दूसरा एक है जो कि इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, उसका रेडियस मान लो r2 है, और इसमें माइनस रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दोनों का शेप मतलब सेम है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि r1 और r2 अलग अलग दिया हुआ है और ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि यहाँ पे जो ये जो रीजन है, मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है मान लो, इस वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये बी है तो। ठीक है, तो फिगर को समझ लो। इसको मान लो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ। ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये है रेडियस r2। तो तुम्हारे पास दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों ओवरलैप कर रहा है, और इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रो है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नेगेटिव ऑफ रो है। ठीक है, सेम ऑपोजिट इन साइड, और इसका रेडियस अलग अलग है, इसका r1 है, मतलब दोनों अलग अलग शेप साइज का बॉडी है। और यहाँ पे आर्बिट्ररी कोई भी एक पॉइंट तुम्हें दे दिया इस जगह पे, तो इस पॉइंट पे इस सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम मैंने करवाया था केविटी वाला, याद है? पिछले वीडियो में ऐसा कुछ था कि यहाँ पे एक पॉइंट है, अंदर एक केविटी है, केविटी के अंदर एक पॉइंट है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो क्या होगा। तो इसी की तरह एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, देखो, इसके लिए अगर तुम पहले इस स्फीयर को कंसीडर करो, इस स्फीयर को, तो अगर तुम इस स्फीयर को कंसीडर करो, मान लो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये r1 है, तो इसको तुम कंसीडर करो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है। इसका मतलब इस स्फीयर के लिए जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, पहले हम ये वाला पोजीशन वेक्टर दे दे। पोजीशन वेक्टर मान लो ये r1 वेक्टर है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हुआ, तो तुमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे दिया। तो ये वाला पॉइंट जो होता है, अगर सिर्फ तुम ये वाला आइसोलेटेड ये वाला स्फीयर कंसीडर करते हो, तो ये तो वो वाला केस हो गया कि ये पॉइंट अंदर है। तो अंदर वाला पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, मान लो मैं इसके लिए E1 लिख रहा हूँ, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर होगा, है ना? सिमिलरली तुम इसको भी कंसीडर, आइसोलेटेड इसको कंसीडर करो। अगर तुम सिर्फ इसको कंसीडर करते हो, ये वाले जो तुम्हारे पास स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग, तो इसके लिए भी ये वाला पॉइंट अंदर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर तुम दे दो, मान लो ये r2 वेक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला अंदर वाला पॉइंट है, ये स्फीयर है और ये वाला पॉइंट अंदर है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? E2 रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट
R2 वेक्टर, बट रो जो है यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो तुमसे क्या पूछा कि सिस्टम के लिए कितना होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो समीशन ऑफ दिस टू होगा। तो हम लिखते हैं, तो फिर देखो बहुत इजी था प्रॉब्लम, एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करना था हमें, पहले जो मैंने कहा कि पहले वीडियो में बता दिया था कि अगर तुम्हारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, जो पोजीशन वेक्टर तुम दोगे। तो इस सिस्टम को इसने कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया, दो अलग अलग साइज का, मतलब R1 R2 अलग अलग रेडियस है, दो अलग अलग साइज का तुम्हें ओवरलैप करके दे दिया, और कह रहा है कि इन बिटवीन द जो ओवरलैपिंग के यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर होता है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो हमने हमारा अप्रोच क्या था, हमने पहले इंडिविजुअल इसको कंसिडर किया, देखा ये वाला पॉइंट इसके अंदर आता है तो इसका एक्सप्रेशन लिखा, फिर इसको कंसिडर किया, ये वाला पॉइंट इसके अंदर आता है, इसका एक्सप्रेशन भी लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दूंगा मैं यहाँ पे, कितना होगा E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 करो कितना होगा, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो मैं रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ये वाला वेक्टर का सिंबल देख लो, ये वाला पोजीशन वेक्टर ऐसे है, ये वाला पोजीशन वेक्टर यहाँ से ऐसे है, और ये तुम्हें बता दिया सेंटर टू सेंटर का पोजीशन वेक्टर ए बी है। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर अगर तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास बी वेक्टर मतलब ये वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर होगा, है ना। तो इस हिसाब से R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर करोगे तो बी वेक्टर होगा। तो इसको देखो, देयरफॉर ई वेक्टर इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसके वैल्यू में बी लिखूंगा। तो पिछले वाले भी एक केविटी वाला प्रॉब्लम करवाया था पिछले वाले वीडियो में, वहां पे भी हमने देखा था कि जो इसमें भी देखो ये बी जो है वो कांस्टेंट है, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा कांस्टेंट होगा, और ये रो तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे कहीं भी पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट आर्बिट्ररी इस ओवरलैपिंग के जो रीजन है कहीं पे भी ये पॉइंट होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होता। क्लियर है? ठीक है, और बी मतलब ऐसे डायरेक्ट कर रहा है, ऐसे डायरेक्शन इसका ऐसे है, हाँ बी वेक्टर इसका डायरेक्शन देगा और वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर है? तो ये वाला प्रॉब्लम आया हुआ है, देख लेना। तो इससे हमें ये पता चला था कि वो वाला एक प्रॉब्लम जो था कैविटी वाला, उसी के जैसा ही प्रॉब्लम है एक्चुअली ये, उसमें भी हमने वही देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो वाला वीडियो तुम ठीक से देख लेना, क्योंकि ये इसका कंटिन्यूशन है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने ये डेराइव किया हुआ है, अचानक तुम कहोगे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो पिछले वीडियो में पूरा डेराइवेशन है, तुम आराम से देख लो, वो JW और NWT के बारे में जो वीडियो है प्ले लिस्ट में वो देख लेना। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू यू, सिंपल प्रॉब्लम था, आगे बढ़ते चलो। तो देखो इसी की तरह और एक क्वेश्चन, वो भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस जो है r है। ठीक है, इसका टोटल चार्ज q है और इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कुछ ऐसा है, QR बाई पाई r⁴। तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि तुम्हें ये दिया गया कि तुम्हारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये देखो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, एक्चुअली वेरिएबल है। पहले बात तो ये है, वेरिएबल वाला केस भी मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। तो देखो ये करोगे तो तुम्हें जल्दी जल्दी मतलब सीख जाओगे कि तरीका क्या है सॉल्व करने का। ठीक है, इसका रॉ इतना है, और तुम्हें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि ये जो चार्ज है क्यू, ये कह रहा है कि टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज इस बॉडी का क्यू है, और रॉ क्या है, QR बाई पाई r⁴। r इसका रेडियस हो गया और ये पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट अगर की तुमने अंदर ले लिया, देखो नॉन कंडक्टिंग वाला केस होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें अंदर अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मान लो कोई एक पोजीशन है कि जो R1 डिस्टेंस से दूर है सेंटर से। ठीक है, तो उस पॉइंट पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, मतलब E एट P इज हाउ मच। ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे पूछा था, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देख लो।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब पॉइंट अंदर है तो हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, है ना, R1 रेडियस का ही। ठीक है, देखो ये R जो है पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली तुम्हें बता दिया है कि सेंटर से R1 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो तुम्हें इस पॉइंट पे निकालना है, तो तुमने क्या किया, इसको रेडियस रखते हुए एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। तो इस रीजन पे ही तो तुम गॉस लॉ अप्लाई करोगे, है ना। गॉस लॉ मतलब फाई टोटल कितना होगा, जो इस सरफेस में एनक्लोज्ड टोटल फाई होगा वो होगा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। तो यहां से हमारा गॉस लॉ हम अप्लाई इसीलिए करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर ये तो नॉन कंडक्टिंग था, अंदर पॉइंट पी है, तो आपने वो वाला आंसर क्यों नहीं लिखा, E इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर, ऐसे क्यों नहीं लिखा डायरेक्ट आंसर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रो जो उस टाइम में था, उस टाइम पे जो रो हमने कंसीडर किया था वो यूनिफॉर्म था। अब ये भी जो प्रॉब्लम के पिछले वाले ओवरलैपिंग वो भी यूनिफॉर्म है, इसमें चेंजेस है। ठीक है, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, तो ये वाला तुम लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे ही और एक प्रॉब्लम मैंने उस वीडियो में भी करवाया है। तो देखो फाई टोटल हम ऐसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये तुम्हें पता है ना, ई कहीं पे भी ले लो और डीएस यहाँ पे ले लो, ई डी एस जो होगा 0 डिग्री होगा। इतना इलेबोरेशन शायद तुम्हें है नहीं चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, है ना। और ई कांस्टेंट ही होगा, है ना, कहीं पे भी लो तुम, डिस्टेंस तो R1 ही रहेगा, R1 ही रहेगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा, ई कांस्टेंट होगा तो निकल जाएगा, ये सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस होगा। तो ई देखो मैं इस पार्ट को पहले कर रहा हूँ, फिर इस पार्ट को करूंगा, फिर दोनों को इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे अल्टीमेट ई जो है वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसको कर लेते कितना होगा, तो फाई इक्वल टू मैंने लिखा ई डॉट डी एस, मैंने कहा कि ई और डी एस कहीं पे भी तुम ले लो पॉइंट डी एस और ई 0 डिग्री एंगल करेगा। ठीक है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा, 1 होगा वो, फिर ई कांस्टेंट होगा, किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस सेम ही होगा, R1 ही होगा, R1 रेडियस रखते हुए तुमने एक स्फीयर लिया गॉसियन सरफेस, तो ये 4 पाई R1 स्क्वायर होगा इसका एरिया। क्लियर है, तो हमारे पास फाई टोटल का वैल्यू इस साइड में, इस साइड वाला में आ गया E इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। हम यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ कि फाई टोटल जो है वो है E इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो हमें चाहिए Q एनक्लोज्ड, तो Q एनक्लोज्ड Q टोटल कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रॉ डी भी होता है, पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ रॉ डी भी होगा। तो रॉ तुम्हारा कितना है, क्यू आर बाई पाई आर टू दी पावर 4 डीवी। डीवी तुम कैसे निकालोगे, डीवी कैसे निकालोगे, डीवी तुम्हें वॉल्यूम चाहिए यहाँ तक, तो मान लो आर्बिट्ररी मैंने कहीं पे यहाँ पे एक कंसिडर किया है। ठीक है, मान लो एक थिन शेल तुमने कंसिडर किया है ऑफ रेडियस डी आर, ठीक है ऑफ रेडियस आर, और थिकनेस जो है इसका डी आर है। ठीक है, तो ये कहाँ तक कहाँ जाएगा, 0 तक, 0 से ये वाला चीज तुम्हें इंटीग्रेशन करना है तो 0 से R1 तक जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिखूं dv, क्या लिखूंगा, 4 पाई इस R स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है, ये dv है, और कहाँ तक वॉल्यूम चाहिए तुम्हें, इतना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट ये गॉसियन सरफेस है, पॉइंट यहाँ पे, तो 0 टू R1। क्लियर है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे Q पाई आर टू दी पावर 4 ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो इसको तुम ऐसे रखो, दैट इम्प्लाइज नहीं, इक्वल जाएगा, यहाँ पे देखो Q डिवाइडेड बाई 4Q आर टू दी पावर 4। ठीक है, 4 इंटू क्यू आर टू दी पावर 4, और r इंटू आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू R1 आर क्यूब डी आर। ठीक है, ये कर दोगे, ये r टू दी पावर 4 बाई 4 होगा, और लिमिट बैठाओगे तो R1 टू दी पावर 4 बाई 4 होगा। क्लियर है, तो इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू 4Q आर टू दी पावर 4 इंटू R1 टू दी पावर 4 बाई 4। शायद ये विजिबल ना हो तो मैं यहाँ पे लिखूं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तुमने ड्रॉ कर लिया होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, इक्वल टू 4Q बाई आर टू दी पावर 4 इंटू, ये आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 होगा, स्मॉल आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 होगा, बट लिमिट पुट करोगे तो R1 टू दी पावर 4 बाई
4 यहाँ से कट गया, तो इसको ये इक्वेशन 1 था, इसमें पुट करना है मुझे, इसमें ही पुट करना है ना। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया तुम्हारा q r1 टू दी पावर 4 बाई r टू दी पावर 4। ठीक है, ये क्या निकाला मैंने, ये q एनक्लोज निकाला। क्लियर? तो तुम्हारे पास q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको अब इसको इक्वेशन इसमें पुट करना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई टोटल एंड q एनक्लोज्ड इन इक्वेशन 1 विल गेट द आंसर। ठीक है, तो देख लो फाई टोटल कितना था, फाई टोटल था e इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, q एनक्लोज्ड का वैल्यू है q r1 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई r टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा e, इसको इस साइड में हटाओ, r1 स्क्वायर है यहाँ पे, r1 टू दी पावर 4 है। क्लियर? तो यहाँ पे रहेगा q r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर है, r1 टू दी पावर 4 है, सिंपल मैथमेटिक्स से तुम कर लोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू दी पावर 4। चलो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, r टू दी पावर 4। ठीक है, तो ऐसे वाले सिचुएशन में तुम्हें इस प्रॉब्लम से और क्या मिला, तुम्हें प्रॉब्लम से ये जानकारी मिला कि जो तुम्हारे पास डिस्टेंस था, जो पोजीशन वेक्टर था, जिसके रेस्पेक्ट में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू r, जो तुम्हारे डिस्टेंस है r1 है। ठीक है, वैसे ये वाला प्रॉब्लम शायद डायरेक्ट एक्सप्रेशन का ही था, तो मैंने क्वेश्चन भी ऐसे बताया कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकालो, तुम्हें निकालना है। तो अगर डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं भी निकालना होता तो तुम्हें ये भी पूछ सकता था कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर r, ऐसे नॉन ऑफ द अबव ऐसे करके पूछ सकता था। ठीक है, बेसिकली हमें जो पता है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 बाई r स्क्वायर होता है ना। अगर डाइपोल हो, डाइपोल के लिए क्या होता है, 1 बाई r क्यूब होता है ना। प्लेन शीट होता है तो E इज इंडिपेंडेंट ऑफ r होता है, याद है ना, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये सब याद रखना है तो एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोजीशन के साथ बहुत अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वेरी करता है। अगर तुम्हारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो याद है ना, वो वहां पे 1 बाई r था। ठीक है, और इसमें 1 r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 स्क्वायर। क्लियर? तो आई होप तुम समझ गए हो कैसे करना है। तो चलो आगे बात करते हैं, एक बार फिर बता दे। तो क्या था, तुम्हारे पास एक स्फीयर था r रेडियस का, ये वाला नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था r रेडियस का। ठीक है, जिसका रो था QR बाई पाई r टू दी पावर 4। ठीक है, r इसका रेडियस था, q इसका टोटल चार्ज था। फिर तुम्हें बोला कि अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो r1 डिस्टेंस पे, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो हमने कहा कि हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। हम मैंने कहा कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं नहीं लिख सकता, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर ऐसे करके नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि रो इज वेरिएबल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो हमने गॉस लॉ अप्लाई किया और सॉल्व करके ये निकाला, और हमने ये जाना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 स्क्वायर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है जहां पे यूनिफॉर्म चार्ज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है। ठीक है, उसका रेडियस मान लो a है, a इसका रेडियस है। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये यहाँ पे इसमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, ठीक है, तो इस जो चार्ज है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो सेंटर O है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O वो कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। वैसे रिंग वाला एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि अगर रिंग हो, इसमें पूरा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
इसके एक्सिस में कोई भी सभी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, इसका एक डेरिवेशन तुम्हें शायद मिलेगा। एक्चुअली वो तुम कर भी लोगे क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करना होता है, ऐसे तुम बायट-शेवर्ट लॉ में करते हो ना, है ना, याद है ना? तो फिर ऐसे करके, है ना? तो ये तो एक्सप्रेशन है, बट ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन होगा, बट इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ये तुम खुद से करोगे, खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ सेंटर में निकालना है, किसका? एक सेमी सर्कुलर रिंग का। उसमें क्या है? उसमें सिर्फ लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है? तो लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है, लैम्डा मतलब क्या है? लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो मैं कोई सा भी एलिमेंट्री लाइन एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है? डीएल एलिमेंट्री लाइन एलिमेंट लिया, ठीक है? ये वेरिएबल नहीं है, ये यूनिफॉर्म है, माइंड इट, ठीक है? तो यहां से मैंने ऐसे ये ओ में निकाल देता हूँ, ठीक है? ये डीएल एलिमेंट लिया और मैंने इस पॉइंट पे इस लेंथ के लिए इस एलिमेंट्री चार्ज लेंथ जो होगा कितना होगा, वो डी क्यू कितना होगा, लैम्डा डीएल होगा, है ना? लैम्डा डीएल होगा। तो इसके लिए जो इस एलिमेंट्री लेंथ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, वो बेसिकली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे जाएगा डी, और इस डी का वैल्यू कितना होगा, वेक्टर मैंने लिखा 1/4 पाई, वैल्यू निकालना है मुझे, वैल्यू निकालना है, ठीक है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू मतलब डी क्यू मतलब लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर, मतलब इतना लेंथ कितना होगा, रेडियस होगा। तो ये है, क्लियर है? क्या किया मैंने एक एलिमेंट्री लेंथ लिया, उसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ठीक है? एक्सप्रेशन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू तो यहाँ पे डी क्यू होगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डीएल होगा, है ना? लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डीएल होगा, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल होगा। फिर मैंने कहा डी का एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया इस हिसाब से। डीएल देखो, मान लो मैं ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है? और यहाँ पे तुमने स्मॉल एंगल डी थीटा लिया, इस डायग्राम को समझो पहले, ठीक है? तो ये वाला छोटा सा एक आर्क हुआ ना, डीएल, डीएल कितना होगा, ये इतना लेंथ कितना है, ए, तो ए इंटू डी थीटा, ऐसे वाला सिचुएशन हुआ ना, ये वाला आर्क है मान लो ए बी, ये थीटा है, ये आर है रेडियस, तो इतना आर थीटा होगा, है ना? तो ये है ए और ये डी थीटा, तो ए डी थीटा होगा, मतलब डीएल कितना होगा, ए इंटू डी थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए डी थीटा बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है? तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एक कैंसिल होगा, तो लैम्डा डी थीटा बाई ए, ठीक है? ये मैंने डी निकाला, ठीक है? अब डायरेक्शन के बाद करते हैं, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन के बाद यहाँ पे करेंगे। देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, है ना? अगर ये थीटा है, ये डी है, तो ये तो डीई कॉस थीटा होगा। क्लियर? तो फिर ये वाला डीई साइन थीटा होगा, वो तुम समझ चुके हो, डीई साइन थीटा होगा, है ना? यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, माइंड इट, और डायरेक्शन में यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये तुम्हारा डी वेक्टर है तो ये डी कॉस थीटा होगा और ये डी साइन थीटा होगा। क्लियर है? अब देखो सिचुएशन को कि तो फिर यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, इतने लेंथ के लिए नहीं निकालना, मुझे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लेंथ के लिए, पूरा लेंथ के लिए इस पॉइंट पे ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो एक सिचुएशन तुम समझो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे लेंथ तुम लेते, यहाँ पे डीएल लेते, ठीक है? तब इस लेंथ की कोरस्पोंडिंग, इस लेंथ की कोरस्पोंडिंग मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे डीएल में लेता, अगर यहाँ पे मैं डीएल लेता तो ऐसे होता मेरे पास सिचुएशन, समझ रहे हो ना? ये एंगल अगर थीटा होता तो ये एंगल भी थीटा ही होता, तो फिर इस जगह पे डीई कॉस थीटा होता और इस जगह पे डीई साइन थीटा होता, है ना? मतलब जब तुम टोटल को इंटीग्रेट करना चाहोगे तो
हर एक एलिमेंट्री लेंथ का कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ऐसा रहेगा जिसका डी कॉस थीटा वाला इसके ऑपोजिट ही रहेगा, है ना। यहाँ पे डी कॉस थीटा, और इसके लिए ये डायग्राम में आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए डी कॉस थीटा और यहाँ पे डी साइन थीटा, है ना। इसको अलग से मैंने दिखा दिया, वैसे अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो देखो डी कॉस थीटा कैंसिल होगा और 2d साइन थीटा हो रहा है। 2d साइन थीटा किसके लिए हो रहा है? सिर्फ ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ के लिए। अभी तो तुम्हारे पास पूरा बहुत सारा लेंथ बाकी रह गया है, ये वाला लेंथ बाकी रह गया है। मतलब तुमने ये समझ लिया कि d, अगर तुम्हें e निकालना है ना, तुम्हें e निकालना है तो तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा करना होगा, है ना। डी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा करना होगा, है ना। क्लियर है? जितना भी साइन थीटा टर्म आएगा, 2 एलिमेंट के लिए 2 आ रहा है, 3 लोगे तो 3 आएगा, ऐसे 4 लोगे, ऐसे करते रहोगे तो ऐड होता रहेगा। जितना भी तुम यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी ऐसा होगा, डायग्राम कैंसिल होगा cos थीटा वाला। क्लियर है? आई होप कि तुम समझ गए हो, है ना। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे इसका कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक एलिमेंट लोगे तो वो cos थीटा को कैंसिल कर देगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग और एक साइन थीटा आ जाएगा। अब कितना साइन थीटा आएगा? जितना तुम एलिमेंट्स लेते रहोगे, यहाँ पे जितना लेते रहोगे तो डी साइन थीटा करना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डी साइन थीटा करना है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। तो थीटा होगा, अब थीटा को देखो, ये जो थीटा है, ये थीटा ये कितना वेरी होगा? मतलब तुम यहाँ से शुरू करके, यहाँ से एलिमेंट्री लेंथ शुरू करके तुम्हें यहाँ तक खत्म करना है, तो थीटा मतलब कितना होगा? 0 से लेके पाई तक होगा। तो मैं इसका बाद वाला स्टेप लिखता हूँ, E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई डी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई ए इंटू, ये तो डी का वैल्यू लिखा मैंने, डी ये है, साथ में साइन थीटा है। डी साइन थीटा को तुम इंटीग्रेट करोगे, पूरा डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे, है ना। जितना भी डी साइन थीटा आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एक एक एलिमेंट के लिए, जितना भी डी साइन थीटा आएगा सबको ऐड करना है, तो इंटू साइन थीटा। इस डायग्राम को ठीक तरीके से ड्रॉ करना है तुम्हें। अब मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो लेमडा जो है वो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मतलब लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सारा कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ? 0 टू पाई और साइन थीटा और ये डी थीटा। अब तो इजी हो गया, ये कर दोगे तो मैं इसको रब कर दूं। ये डायग्राम तुम बैक करके फिर से देख लेना। तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब तो निकाल दोगे, ये इंटीग्रेशन इजी हो गया। तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा वाला कितना? माइनस कॉस थीटा, तो माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो कॉस थीटा बट लिमिट है तुम्हारे पास 0 टू पाई, तो माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया तुम्हारे पास कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो कॉस पाई मतलब -1, कॉस 0 मतलब 1, तो -1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा मैथमेटिक्स से देख लो, 2 होगा यहाँ पे, -2 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, बस सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, सो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर होगा, देयरफॉर ई एट दैट पॉइंट, मतलब सेंटर पे, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, वो होगा 2 कट जाएगा, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा कि एक पूरा रिंग के लिए उसका एक्सिस में अगर पॉइंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो तुम निकालोगे खुद से, और ये मैंने करके दिया क्योंकि ये बार बार एंट्रेंस पे पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तुम इसका डायरेक्ट याद रख सकते हो, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। तुम्हारा मर्जी, डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखोगे तो आंसर लिखने में ईजी होगा, अदरवाइज तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। आई होप कि तुम समझ गए हो कैसे किया मैंने, सिंपल था, उसी की तरह था एक्चुअली। डी साइन थीटा वाला एक केस तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड में बायस्टर्ट लॉ का एक्सप्रेशन जो है, जो मैं कह रहा हूँ कि रिंग के लिए एक्सिस में निकालो,
उसी की तरह है डी साइन थीटा, ऐसे ही तो किया था तुमने, याद है ना डेरिवेशन जब बोर्ड के लिए तुम पढ़ते थे। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉब्लम ऐसा था कि टू चार्ज बॉडी है, ठीक है, इक्वल चार्ज बॉल है, हाँ? इसको तुमने ना थ्रेड से ऐसे बांध के रखे हो, इसमें चार्ज Q है तो इसमें भी चार्ज Q है, ठीक है। इन दोनों के पास जो डिस्टेंस है ना वो R है, और यहाँ से जो सेंटर तक डिस्टेंस है वो Y है। ये चार्ज बॉडी का मास जो है वो M है, ठीक है। तो तुमसे पूछा गया, ये तुम्हारे पास पहला सिचुएशन है, ठीक है। कह रहा है कि अगर तुम इसको अगर क्लैम्प करोगे हाफ ऑफ द हाइट तक, मतलब फिगर ऐसे होगा। ये सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में कह रहा है, ठीक है। ये सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास R है, ठीक है। अब कह रहे हो इसको क्लैम्प कर दिया तुमने, मतलब ये वाला हाइट तुमने घटा दिया, y से y/2 कर दिया। तो मान लो यहाँ पे एक, अब ऐसे सिचुएशन, ये पहला सिचुएशन था, ये दूसरा सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन तुम्हें कह रहा है कि ये जो अब जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा वो तो सेम होगा नहीं वैसे, और क्योंकि ये डिस्टेंस अब तुमने y/2 कर दिया, पहले y था अब y/2 कर दिया, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अब जो ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ये पहले का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस था, मतलब दोनों चार्जों का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस पहले जो था, इसके साथ कैसे रिलेशन होगा इसका, मतलब R1 और R2 का रिलेशन बताओ, ठीक है। क्या है फिर से बताता हूँ, ये दो बॉल है, दोनों में सेम चार्ज है, दोनों का मास m है, क्लियर। इन दोनों को तुमने ऐसे थ्रेड में बांध के रखे हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अब रिपेयर तो किया बट आ भी नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में है, अभी पेंडुलम जैसा शेप बना के रखे हो, दोनों अलग अलग है ना। अब कह रहा है कि अगर तुमने इसका जो हाइट है इसको क्लैम्प कर दिया, मतलब हाफ ऑफ द हाइट कर दिया, तो तुमने यहाँ तक y/2 कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस अब r नहीं रहेगा, कुछ और होगा, लेट अस कंसीडर R1 होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R, मतलब R जो है इन टर्म्स ऑफ R1 जो है इन टर्म्स ऑफ R तुम लिखो, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन R डिस्टेंस पे हुआ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन R1 डिस्टेंस पे हुआ, ठीक है। तो देखो अगर ये ऐसा है तो इसका टेंशन यहाँ पे होगा, लेट अस कंसीडर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। इस चार्ज को मैं हटा देता हूँ, इसका वेट जो होगा वो W = mg, इस डायरेक्शन में काम करेगा, T इस डायरेक्शन में है ना। तो इसका मतलब T का एक कंपोनेंट ऐसा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये फिर T cos थीटा होगा, है ना। तो फिर ये वाला T sin थीटा होगा। इन दोनों चार्ज जो है Q और Q, इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स होगा, तो वो किस डायरेक्शन में, मान लो इसके ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ ना सारे फोर्सेस का, तो ये रिपल्शन होगा ऐसे होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ गया। इसको तुमने ऐसे थ्रेड से बांधे हुए थे तो टेंशन ऐसे काम करेगा, इसका वेट नीचे जाएगा, इसका टेंशन ऐसे जा रहा है, तो इसको टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूँ। ये एंगल मैंने थीटा मैंने कंसीडर किया, क्वेश्चन में कोई थीटा वीटा दिया हुआ है नहीं, तो ये भी थीटा होगा, क्लियर। ये मिड पॉइंट था, यहाँ से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट तक डिस्टेंस y है, ये पूरा डिस्टेंस r है, ठीक है। अब इस चार्ज को इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो T cos थीटा = mg होगा, और T sin थीटा = 1/4πε0 q² r² होगा, q × q q², और डिस्टेंस r है तो r², दोनों में डिस्टेंस r है, क्लियर है। तो लिखता हूँ, चलो इसको बाद में कंसीडर करेंगे, पहले इसका सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने कहा कि T cos थीटा जो होगा = mg होगा, और T sin थीटा जो होगा वो fe मतलब 1/4πε0 q² r², q × q q² बाय डिस्टेंस r², ठीक है। तो देखो तुम एक काम करो, 1 है ये 2 है, 2 / 1 कर दो, तो 2 / 1 मतलब टी कैंसिल, sin थीटा cos थीटा मतलब tan थीटा, सॉरी tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा होगा, ये होगा तुम्हारे पास q², इसको k लिख दूं, k लिख देता हूँ, ठीक है, 1/4π को k लिख देता हूँ,
तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और ये होगा एम जी, है ना। डिवाइड कर रहे हो 1 से, 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1 क्यू, है ना। तो एम जी तो नीचे आएगा, तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया। अच्छा चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, 1 2 यहाँ पे है टेन थीटा। यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल पे मान लो ये वाला ट्रायंगल तुम्हारे पास, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस y है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है r है। यहाँ से लेके सेंटर तक तुमने इसको ड्रॉ किया तो इतना डिस्टेंस होगा r/2, है ना, इतना y। तो टेन थीटा कितना होगा, दिस बाय दैट, मतलब r/2 बाय y। तो r/2 दिस, ये वाला एंगल थीटा है, देखो ये वाला एंगल थीटा नहीं, ये वाला एंगल थीटा है ना। इस ट्रायंगल में यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करना है, तो डिवाइड बाय कितना y, ठीक है। तो देखो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी, तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब बाई 2, इस y को मैं बाहर ले जाता हूँ, ठीक है, इस y को मैं बाहर ले जाता हूँ, तो y के क्यू स्क्वायर एम जी, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आया। ये आंसर नहीं है, आंसर तो पूछा कि वो वाला जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें जो डिस्टेंस है सेपरेशन, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है r1, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है, पहले तुम समझ लिए हो इसको कैसे करना है। देखो ये वाला तो मैथमेटिक्स है, ये सब तो मैंने मैथमेटिक्स किया, यहाँ पे ज्योमेट्री यूज किया, इसको निकाला, है ना। मेन तो ये डायग्राम था कि टेंशन यहाँ पे जाएगा, वेट यहाँ पे लगेगा, इसके लिए इसका फोर्स ऐसे जाएगा, फिर टेंशन को तुमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, फिर कह रहे हैं क्वेश्चन में कहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाला इसका इक्वल होगा और टी साइन थीटा इसका इक्वल होगा, है ना। एफ ई मतलब 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर। फिर तो सिंपल 2 डिवाइड बाई 1 किया, फिर टेन थीटा क्या है इस डायग्राम से मैंने निकाल दिया, है ना। तो देखो सेकंड डायग्राम में क्या है, सेकंड डायग्राम में देखो, सेकंड डायग्राम कुछ ऐसा था, ऐसा। ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो मान लो r1 में लिखा है ना, और यहां से यहां तक y/2 है, हाफ तुमने कर दिया इसको, तो ठीक से बनाओ। ये यहां से सेंटर तक है, ठीक है, तो ये y/2 है। देखो ये वाला चीज यहाँ पे भी होगा, ये q है, ये q है, इसका भी मास m है, तो ऐसे यहाँ पे तुम अगर डायग्राम बनाना चाहते हो ना तो बना सकते हो, बट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, एंट्रेंस में पूछेगा क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे भी ऐसा होगा। डिफरेंस क्या होगा ये समझ लो, ये वाला डिस्टेंस r1 होगा, मतलब यहाँ पे r की जगह पे मैं r1 लिखूंगा, ये थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, लेट अस कंसीडर कि थीटा 1 होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को, ये तो तुम ही सॉल्व कर रहे हो ना, देखो अगर क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है तो तुमने ही तो कहीं ना कहीं पे पेज पे ये क्या होगा, तो इससे डायरेक्ट लिखो ना टेन थीटा 1, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टेन थीटा 1, थीटा 1 कौन सा, ये वाला, ठीक है। टेन थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई इक्वल टू के क्यू, के का वैल्यू तो सेम रहेगा, क्यू का वैल्यू भी सेम रहेगा, क्या चेंज होगा, आर की जगह पर r1 स्क्वायर होगा, एम जी तो चेंज होने वाला है नहीं, है ना। अब देखो टेन थीटा 1, टेन थीटा 1 यहाँ पे r/2 से वहां पे ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये r1 है, इतना r1/2 होगा, तो यहाँ पे r था, बट यहाँ पे क्या होगा, r/2 था, r1/2 हुआ, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे y था, बट यहाँ पे कितना हुआ, y/2, y/2, ठीक है। और ये के क्यू स्क्वायर r1 स्क्वायर एम जी, क्लियर है। देखो अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ पे एफ ई होगा, ये टी होगा, यहाँ पे ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, ये टी कॉस थीटा 1 होगा, ये टी साइन थीटा 1 होगा, ये एम जी होगा, है ना। कर दिया मैंने, वैसे वैसे ये सब करने की जरूरत है नहीं, सेम चीज ही तो होगा, डायरेक्ट यहाँ से लिखो, ठीक है ना। तो देखो 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये r1 स्क्वायर, ये r1 है, ये r1 क्यूब हो जाएगा, है ना। इस y को तुम वहां पे भेजो, कर दोगे इस y को, ये मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इस y को वहां पे भेजो, इक्वल टू y के क्यू स्क्वायर बाई एम जी, ठीक है, y के क्यू स्क्वायर बाई एम जी,
वाई के क्यू स्क्वायर बाई एम जी, मतलब आर क्यू बाई 2 है। तुम्हें पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर वन एंड आर। देखो आर वन क्यू है यहाँ पे, यहाँ तक लिख लिया हो तुम, ठीक है। तो इसको दिखाई नहीं देगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, आई होप कि दिखाई दे। इसको तो रब कर दो। नेक्स्ट क्या होगा, आर वन बाई वाई इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर एम जी। तो आर वन स्क्वायर और आर वन, तो ये आर वन क्यूब होगा, तो वाई के क्यू स्क्वायर बाई एम जी, ठीक है। और इसी की बात कर रहा था मैं कि वाई के क्यू स्क्वायर बाई एम जी कितना है, आर क्यूब बाई 2। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आर क्यूब बाई 2, है ना। यहाँ से मैंने लिख दिया। अब तो आ गया आंसर। देयरफॉर आर वन कितना होगा, आर वन क्यूब है तो ये हट जाएगा, और ये 2 टू दी पावर 1/3 होगा। तो दैट इज द रिलेशन। आर क्यूब है यहाँ, आर वन क्यूब है यहाँ पे, आर क्यूब है तो क्यूब तो यहाँ से हट जाएगा और इसमें 1/3। तो दिस इज द रिलेशन। आई होप कि वाला प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आया। देखो बहुत जो प्रॉब्लम्स मैंने करवाए बहुत लेंदी भी थे, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। तुम्हारे पास ये वाला जो डायग्राम था, देखो दोनों में यही वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इक्विलिब्रियम बता दिया तो तुम कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। फिर तुम्हें सिर्फ यहाँ पे टेन थीटा 1 और वो वाला केस में टेन थीटा ऐसे कुछ करके करना था। मैंने ये सब, बाकी तो मैथमेटिक्स का सब्स्टिट्यूशन करना था तुम्हें, है ना। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट था। बाकी तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज मतलब तुम ढूंढते रह जाओगे, मतलब क्या है, कैसे करूँ, क्या है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो। मैंने यहाँ पे 3-4 प्रॉब्लम ही किया है, और भी प्रॉब्लम कर सकता हूँ बट लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आई होप कि मैं जल्दी जल्दी एंट्रेंस के लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।